दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यगढ़ के राजा विक्रम सिंह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो रास्ता भटक चुके थे। अब इस हाल में वापस लौटना संभव नहीं था। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था, इसलिए मजबूरी में उन्हें वहीं रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी। चलते चलते राजा को दूर कहीं धुआं उठता दिखाई दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, मौसम बहुत खराब है, क्या मुझे रात बिताने के लिए आसरा मिल सकता है? थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था। उसने बड़े सम्मान के साथ राजा को अंदर बुला लिया। उस बूढ़े आदमी की एक बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की बेटी भी थी। दोनों पिता पुत्री जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाते थे। लड़की ने राजा के लिए साधारण लेकिन बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। उसने बड़ी श्रद्धा से राजा की सेवा की और आराम करने के लिए साफ सुथरा बिस्तर भी लगाया। पूरी रात राजा उस लड़की की सादगी और विनम्रता के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही राजा ने उन दोनों का धन्यवाद किया और अपने महल लौट आए। लेकिन महल पहुंचने के बाद भी उनका मन बार बार उसी जंगल की झोपड़ी और उस लड़की की यादों में खो जाता। राजा की शादी राज्य के महामंत्री की बेटी से तय हो चुकी थी, लेकिन मंत्री की बेटी घमंडी और लालची स्वभाव की थी। कुछ दिनों बाद राजा ने साफ शब्दों में उस विवाह से इनकार कर दिया और पूरे राज्य के सामने ये घोषणा कर दी कि वो उसी लकड़हारे की बेटी से विवाह करेंगे जिसने बिना पहचान पूछे उनकी सेवा की थी। राजा के इस फैसले से मंत्री अंदर ही अंदर जल उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। जल्द ही राजा विक्रम सिंह और उस लड़की का विवाह हो गया। नई रानी बेहद दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाली थी। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। समय बीतता गया और 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अगले वर्ष दूसरी बेटी भी पैदा हुई। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मंत्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य को आगे चलाने के लिए एक पुत्र का होना आवश्यक है। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मेरे लिए मेरी रानी और मेरी बेटियां ही सब कुछ हैं। मैं दूसरी शादी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। राजा की ये बात सुनकर मंत्री के मन में बदले की आग और भड़क उठी। उसने धीरे धीरे सेनापति और कुछ लालची दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर एक रात उसने बड़ी चालाकी से रानी के कक्ष में जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मौत के बाद राजा पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खुद को संभाल लिया। मंत्री ने देखा कि राजा अब भी दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक और खतरनाक साजिश रच डाली। उसने महल के रसोइयों को धन का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया। भोजन करते ही राजा की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मौत के बाद मंत्री ने धोखे से राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और खुद को सूर्यगढ़ का नया शासक घोषित कर दिया। लेकिन महल में एक बूढ़ी दासी थी जो राजा और रानी की बेहद वफादार थी। उसने मंत्री की सारी चालें अपनी आंखों से देखी थीं। उसे डर था कि मंत्री जल्द ही दोनों राजकुमारियों को भी मरवा देगा। एक रात वो चुपचाप दोनों छोटी राजकुमारियों को लेकर महल से भाग निकली और घने जंगल में जाकर छिप गई। वहीं उसने दोनों बच्चियों का पालन पोषण किया। साल गुजरते गए और दोनों राजकुमारियां बड़ी होकर बेहद सुंदर और संस्कारी युवतियां बन गईं। लेकिन एक दिन वो बूढ़ी दासी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। जब उसे लगा कि उसका अंतिम समय करीब है, तब उसने दोनों बहनों को अपने पास बुलाकर उनकी असली पहचान बता दी। उसने कहा, तुम दोनों कोई साधारण लड़कियां नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ की असली राजकुमारियां हो। तुम्हारे माता पिता की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई थी। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। कुछ ही देर बाद दासी ने अंतिम सांस ली। अब दोनों बहनें इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। दिन बीतते गए। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अपने मित्र के साथ शिकार खेलने जंगल में आया। लंबे शिकार के बाद दोनों थक गए। राजकुमार ने 2 तीतरों का शिकार किया और अपने मित्र से कहा कि वो भोजन तैयार करे। खुद राजकुमार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। राजकुमार का मित्र आग जलाकर मांस पकाने लगा। तभी उसकी नजर पास की एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी। वो लड़की बड़ी उत्सुकता से उसे देख रही थी। युवक उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया और अपना काम भूल गया। तभी अचानक उसे जले हुए भोजन की गंध आई। वो दौड़कर वापस गया और देखा कि सारा मांस जल चुका था।
उसकी परेशानी देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। कुछ ही देर में उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। जब राजकुमार ने वो भोजन खाया तो वो हैरान रह गया। उसने अपने मित्र से पूछा, आज भोजन इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब उसके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैंने नहीं बनाया, पास की झोपड़ी में रहने वाली एक सुंदर लड़की ने बनाया है। उधर जब छोटी बहन नदी से कपड़े धोकर वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारी बात बताई। छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, देखना दीदी, वो राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने आएगा। अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम मना मत करना। तब बड़ी बहन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब उसने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें महल तक ले जाना चाहती है तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन अभी किसी को मेरे बारे में मत बताना। फिर वो बाहर गई और कुछ देर बाद लौट कर आई। उसके हाथों में छोटे छोटे सफेद फूल थे। उसने वो फूल अपनी बहन को देते हुए कहा, जब तुम राजकुमार के साथ जाओ तो रास्ते में ये फूल गिराती जाना। मैं इन फूलों के निशान का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इतने में ही राजकुमार अपने मित्र के साथ झोपड़ी तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वो उसे देखकर मोहित हो गया। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, आप जैसी सुंदर और सभ्य लड़की इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन की बात याद करते हुए धीरे धीरे अपनी बनाई हुई कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है और कुछ समय पहले मेरे पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते थे और उसी से हमारा गुजारा चलता था। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचा। मैं अकेली ही इस जंगल में जीवन बिता रही हूँ। राजकुमार ने जब ये दर्द भरी कहानी सुनी तो उसका हृदय पसीज गया। वो उस लड़की की सुंदरता से पहले ही प्रभावित हो चुका था, लेकिन अब उसकी सादगी और मासूमियत ने भी उसका दिल जीत लिया। उसने बिना देर किए राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। राजकुमारी ने कुछ क्षण सोचने का नाटक किया और फिर धीरे से हामी भर दी। चलते समय उसने एक छोटी सी गठरी उठा ली जिसमें सफेद रंग के छोटे छोटे फूल रखे हुए थे। राजकुमार उसे अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर राजकुमारी चुपके चुपके उन फूलों को गिराती जा रही थी ताकि उसकी छोटी बहन उनके निशानों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सके। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और सफेद फूलों के निशानों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो पहली बार इतने बड़े नगर में आई थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सड़कों को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। इधर राजकुमार बड़ी राजकुमारी को सीधे महल लेकर पहुंचा। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहा कि वो इस लड़की से विवाह करना चाहता है। हालांकि राजकुमार का पहले से विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी पहली पत्नी घमंडी और कठोर स्वभाव की थी। राजमहल में उसकी मां का भी काफी प्रभाव था। कई वर्षों बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए राजपरिवार के कुछ लोग भी चाहते थे कि राजकुमार दूसरा विवाह कर ले। जब पहली पत्नी को यह समाचार मिला तो उसके मन में जलन और क्रोध की आग भड़क उठी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि राजकुमार जिस निर्णय पर अड़ जाए उसे बदलना आसान नहीं होता। इसलिए उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, अब महल में मुझे एक छोटी बहन मिल जाएगी। उसकी मीठी बातों पर महल के लोग भी धोखा खा गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर छोटी बहन फूलों के निशानों का पीछा करते करते नगर के बीचों बीच पहुंच गई। उसने एक बूढ़ी औरत को रोका और पूछा, अम्मा, पूरे नगर में इतनी सजावट और खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, हमारे राजकुमार को जंगल में एक सुंदर लड़की मिली है। राजकुमार उसी से विवाह करने वाले हैं, इसलिए पूरे राज्य में उत्सव हो रहा है। छोटी राजकुमारी ये सुनकर समझ गई कि उसकी बहन सुरक्षित महल तक पहुंच चुकी है। फिर उसने धीरे से कहा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें अचानक नम हो गई। उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, जो कुछ समय पहले बीमारी से चल बसी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। असल में वो बूढ़ी औरत कभी राजमहल में दासी का काम करती थी, लेकिन अब उम्र ढल जाने के कारण उसने काम छोड़ दिया था। छोटी राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। अगर संभव हो तो मुझे महल में कोई काम दिलवा दीजिए। बूढ़ी औरत उसे अपने साथ लेकर महल पहुंच गई। वहां चारों ओर शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी सामने से राजकुमारी की पहली पत्नी आती दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने झुककर उसे प्रणाम किया और बोली, महारानी जी, ये मेरी भांजी है। इसके माता पिता नहीं रहे। अगर आप चाहें तो इसे महल में दासी के रूप में रख सकती हैं। पहली पत्नी ने छोटी राजकुमारी को सिर से पांव तक ध्यान से देखा।
उसकी सुंदरता देखकर वो कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर अपने भाव छिपाते हुए उसे अपने कक्ष में ले गई। वो धीमी आवाज में बोली, सुनो लड़की, तुम यहाँ काम करने आई हो तो तुम्हें धन की जरूरत जरूर होगी। अगर तुम मेरी खास दासी बनकर रहोगी और मेरे कहे अनुसार काम करोगी तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। छोटी राजकुमारी उसकी बातों के पीछे छिपी चालाकी समझ चुकी थी। उसे महसूस हो गया था कि ये स्त्री अपनी नई सौतन से बिल्कुल खुश नहीं है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, महारानी जी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी मैं महारानी नहीं हूं, लेकिन जल्द ही पूरा राज्य मुझे इसी नाम से पुकारेगा। छोटी बहन तुरंत बोली, भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो। उसकी चतुराई भरी बात सुनकर पहली पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, जो मैं कहूंगी वही करना होगा। इसके बाद वो छोटी राजकुमारी को लेकर बड़ी बहन के कक्ष में गई और बोली, ये लड़की आज से आपकी सेवा करेगी। जैसे ही बड़ी बहन की नजर छोटी बहन पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए, लेकिन दोनों ने बड़ी समझदारी से अपने रिश्ते को छिपा कर रखा। पहली पत्नी के वहां से जाते ही दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह नहीं बताया कि पहली पत्नी उसे अपने गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि शादी से पहले उसकी बहन किसी चिंता में पड़े। कुछ दिनों बाद पूरे धूमधाम से राजकुमार और बड़ी राजकुमारी का विवाह हो गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, लेकिन राजकुमारी की पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद ये खबर पूरे महल में फैल गई कि नई रानी गर्भवती है। ये समाचार सुनकर राजा और रानी बेहद खुश हुए, लेकिन पहली पत्नी के चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे डर था कि अगर नई रानी ने पुत्र को जन्म दे दिया तो भविष्य में उसका महत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं थी, क्योंकि विवाह के कई वर्षों बाद भी वो राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। दूसरी ओर पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा था। राजा, रानी और स्वयं राजकुमार आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में लग गए। बड़ी रानी का अब पहले से भी अधिक ध्यान रखा जाने लगा। महल की दासियां हर समय उसकी सेवा में लगी रहती, लेकिन महल के एक कोने में छोटी बहन चिंता में डूबी रहती। उसे अच्छी तरह महसूस हो चुका था कि राजकुमार की पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही है। एक दिन उसने मौका देखकर अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि हमें ये महल छोड़ देना चाहिए। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। बड़ी बहन मुस्कुरा कर बोली, तुम व्यर्थ डर रही हो। यहाँ सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तुम तो उसी दिन से मुझे डरा रही हो जिस दिन मैं यहाँ आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही राजा को बता दूं कि तुम मेरी छोटी बहन हो। लेकिन छोटी बहन समझदार थी। वो जानती थी कि अचानक सच बताने पर लोग उन दोनों को शक की नजर से देख सकते हैं। इसलिए उसने धीरे से कहा, नहीं दीदी, अभी सही समय नहीं आया है, कुछ दिन और इंतजार करो। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आ गया जब बड़ी रानी को संतान होने वाली थी। उसी रात राजकुमार की पहली पत्नी ने गुप्त रूप से दाई और छोटी बहन को अपने कक्ष में बुलाया। उसने सोने के सिक्कों से भरी थैली छोटी बहन के सामने रखते हुए कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे खत्म कर देना और उसकी जगह किसी जानवर के बच्चे को रख देना। छोटी बहन ये सुनकर अंदर ही अंदर कांप उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो समझ गई थी कि अब उसकी बहन और होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। उसने शांत स्वर में कहा, जैसा आप आदेश दें। कुछ देर बाद बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद दाई ने बच्चे को चुपके से छोटी बहन को सौंप दिया। छोटी बहन बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। वो सीधे बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची और बोली, अम्मा, ये मेरी बहन का बच्चा है, अभी किसी से कुछ मत पूछो, बस इसे संभाल लो। बूढ़ी अम्मा ने बिना सवाल किए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जब छोटी बहन वापस महल लौटी तब तक पूरे महल में हड़कंप मच चुका था। दाई सबको बता रही थी कि बड़ी रानी ने इंसान नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। बड़ी रानी बार बार रोते हुए कह रही थी, ये झूठ है, मेरा बच्चा कोई जानवर नहीं था। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा भी इस घटना से गहरे सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बहन को समझाया, दीदी, अभी भी समय है, मेरे साथ चलो, ये महल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन बड़ी रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं राजा से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। छोटी बहन मजबूर होकर चुप रह गई। कुछ समय बाद राजा के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमार का राज तिलक कर उसे नया राजा बना दिया गया। अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। इसी बीच कुछ महीनों बाद यह खबर फैली कि बड़ी रानी एक बार फिर गर्भवती है। ये सुनते ही पहली रानी के मन में फिर से डर पैदा हो गया। इस बार उसने और भी बड़ी साजिश रची। उसने छोटी बहन को बुलाकर कहा, इस बार अगर बच्चा पैदा हो तो उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना।
छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रानी जी, ऐसा मत कीजिए, राज्य को उत्तराधिकारी की जरूरत है। लेकिन पहली रानी क्रोध से भर उठी। उसने कहा, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो कोई और कर देगा। छोटी बहन समझ गई कि अगर उसने मना किया तो किसी और के हाथों बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने अनमने मन से हामी भर दी। समय आने पर बड़ी रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी छोटी बहन ने बच्चे को बचाकर बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा दिया और उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया गया। महल में एक बार फिर कोहराम मच गया। अब लोगों का विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। पहली रानी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, यह औरत अपशकुनी है, इसे कारागार में डाल देना चाहिए। राजा पहले ही उलझन और दुख में डूबा हुआ था। आखिरकार उसने भारी मन से आदेश दिया कि बड़ी रानी को कैद कर लिया जाए। राजा का मित्र, जो अब नया मंत्री बन चुका था, बार बार कहता रहा कि कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उधर छोटी बहन महल छोड़कर बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों के साथ फिर उसी जंगल की झोपड़ी में रहने लगी। वहीं वो दोनों राजकुमारों को पालने लगी। 5 साल बीत गए। एक दिन राजा अपने मित्र के साथ शिकार खेलते हुए उसी जंगल में पहुंचा। नदी किनारे उसने 2 सुंदर बच्चों को खेलते हुए देखा। दोनों लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाने का नाटक कर रहे थे और गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल मेरे घोड़े पी ले पानी तमाम। राजा मुस्कुराते हुए उनके पास गया और बोला, भला लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तभी एक बच्चा हंसकर बोला, अगर कोई रानी बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये सुनते ही राजा और मंत्री दोनों सन्न रह गए। राजा ने तुरंत पूछा, तुम्हें ये बात किसने सिखाई? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, हमारी मौसी ने। राजा बच्चों के पीछे पीछे उस झोपड़ी तक पहुंचा। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया, क्योंकि सामने वही पुरानी झोपड़ी थी जहां से वो वर्षों पहले अपनी दूसरी रानी को महल लेकर गया था। जब छोटी बहन ने राजा को देखा तो उसने सारी सच्चाई बताने का निर्णय कर लिया। उसने शुरुआत से लेकर अंत तक हर बात राजा को बता दी। कैसे पहली रानी ने ईर्ष्या में आकर षड्यंत्र रचे, कैसे दोनों बच्चों को बचाया गया और कैसे बड़ी रानी को झूठे आरोप में कैद करवा दिया गया। ये सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा। क्रोध में भरकर राजा बोला, मैं पहली रानी को कठोर दंड दूंगा। लेकिन छोटी बहन ने शांत स्वर में कहा, पहले छोटी रानी को कारागार से मुक्त कीजिए, उसके बाद वही निर्णय करेगी कि क्या सजा दी जानी चाहिए। राजा को उसकी बात सही लगी। महल पहुंचते ही राजा खुद कारागार गया। उसने छोटी रानी की बेड़ियां खोली और हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान नहीं सका। जब बड़ी रानी को सबके सामने लाया गया तो वो डर से कांप रही थी, लेकिन छोटी रानी ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि नफरत से केवल दुख बढ़ता है। ये सुनते ही पहली रानी फूट फूट कर रोने लगी और छोटी रानी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा अपने दोनों बेटों और दोनों बहनों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद मंत्री ने छोटी राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा और छोटी रानी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। अंत में पूरे राज्य में धूमधाम से उनका विवाह हुआ और दोनों बहनें अपने जीवन में फिर से खुशियां पाने लगीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर जीतती है। ईर्ष्या और छल इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें।